हेलो। देखिए, मेरा नाम कृष्णा है और आज हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको। और देखिए, जो हम क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे 4 फेज हो गया एनटीपीसी का, तो उसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम 2D और 3D फिगर के जितने भी फार्मूले हैं, सब फार्मूले को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यह हमारा भी एग्ज़ाम था एनटीपीसी का, तो उसमें हमने भी अच्छा पेपर किया है और उसमें मैथ और रीजनिंग में केवल एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है। तो हमारा मकसद बस यही है कि आप लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाए। हम खुद एसएससी एक्सपेरेंट भी हैं और भी एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो मैथ रीजनिंग थोड़ा सही है तो थोड़ी आपकी मदद हो जाए इससे। तो देखिए, हम लोग जो पहला फिगर पढ़ेंगे 2D फिगर में, देखिए 2D और 3D फिगर में अंतर आप लोग समझ लीजिए। 2D फिगर वो होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन पेपर पे, और 3D फिगर वो होता है कि जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी एक ऊंचाई जुड़ जाती है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम एग्जैक्ट चाहें इसको रिप्रेजेंट करना तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट का बॉल हो गया, जिसमें थोड़ी सी ऊंचाई हो जाती है, वो क्या हो जाता है, 3D फिगर होता है। वो 3 डायमेंशन फिगर होता है। और 2 डायमेंशन फिगर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए 2D फिगर को हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद 3D फिगर देखेंगे। यहाँ पे 2D फिगर, अब देखिए 2D फिगर में क्या क्या आएगा। पहला यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रीथ। ब्रीथ से रिलेटेड जितने भी फार्मूले आपके बनते हैं, उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं। इसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। अब देखिए, ब्रीथ होता कैसा है, ये सभी आप लोग जानते हैं। ये ब्रीथ हो गया। अब देखिए, ये ब्रीथ है। ब्रीथ का एक सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पे यदि पूछा जाए कि कितने अंश का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला आता है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। अब वृत्त का क्षेत्रफल काफ़ी कॉमन फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का सरकमफ्रेंस में परिधि। अब देखिए, परिधि और परिमाप क्या होता है। परिधि भी बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं, दोनों का सेंस एक ही होता है। तो परिधि या परिमाप वो होता है कि जो बाहरी बाउंड्री है उसकी कुल कितनी लंबाई है। जैसे एक आयत हो गया, आयत में परिमाप बोला जाता है। तो आयत की जो बाहरी 4 भुजा हैं उनकी लंबाई कितनी है, इसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। इसमें परिधि में क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेक कर दीजिए इसको, और इसको पूरा फैला दीजिए, ऐसे फैला दीजिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई है, वही हमारा क्या हो जाता है, परिधि हो जाता है। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, ये वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है त्रिज्यखंड से रिलेटेड। त्रिज्यखंड आप समझ जाएंगे तो अर्धवृत्त 1/4 ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, त्रिज्यखंड होता क्या है। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। वृत्त में ये एक पोर्शन ले लिया जाए, जिसको यदि थीटा कोण माना जाए कि ये थीटा कोण पे बना है, तो ये जो पोर्शन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। अब त्रिज्यखंड का एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। पूरे क्षेत्रफल कितना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड की जब बात आए, बोल दिया जाए कि 40 डिग्री पे त्रिज्यखंड बनाना है, उसका एरिया निकालना है, 50 डिग्री पे त्रिज्यखंड बनाना है, एरिया निकालना है, तो बस इसमें आपको थीटा बटा 360 से गुणा कर देना है। ये थीटा क्या है कि कितने एंगल पे एक कोण बनेगा, और 360 से भाग दे देंगे। 360 से क्यों, क्योंकि ये जो पूरा वृत्त है 360 डिग्री का बनाता है कोण, और ये छोटा सा पोर्शन लिया जाए त्रिज्यखंड, तो ये कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसमें बस पूरे का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें थीटा बाई 360 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो आपका त्रिज्यखंड का एरिया निकल जाएगा। इस फार्मूले का यूज कब होता है, जब आपसे पूछ दिया जाए कि एक घड़ी है 5 मिनट चलती है, तो जो घड़ी की सुई की मिनट है, घंटे की मिनट या मिनट की सुई, वो कितना क्षेत्रफल कवर करती है। तो उस टाइप के जब क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं, त्रिज्यखंड की लंबाई निकालते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर देते हैं। जैसे एक घड़ी है, ये घड़ी हो गई, और इसके घंटे वाली सुई 12 पे है, और मिनट वाली सुई सपोज कर लीजिए कहाँ है, 1 पे है। ये 12 है और 1 है।
तो मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ आई, तो ये 5 मिनट की दूरी चली, 5 मिनट की दूरी मिनट वाली सुई चली। तो इस एरिया में पूछा जाएगा कि इस एरिया का आप क्षेत्रफल बताइए, इसका आप क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले इसका एंगल निकालेंगे कि एंगल कितना होता है। अब एंगल आपको कैसे निकालना है, अब देखिए 5 मिनट का जो स्लॉट होता है वो कितने अंश का कोण बनाता है, ये सबको आपको पता होना चाहिए कि जो 5 मिनट का एंगल होता है वो 30 एंगल बनाता है। तो बस उसमें करना क्या है, पाई r² इंटू 30/360। आर का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, जो घड़ी की सुई मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर की है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7 और 30/360 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये त्रिज्यखंड के हिसाब से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ समझ भी गए होंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखिए इसके चाप की लंबाई कभी कभी पूछ देता है कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप क्या होता है ए और ये बी, ये जो दूरी है इसको हम त्रिज्यखंड का चाप बोलेंगे, त्रिज्यखंड का चाप। इसमें भी आपको कुछ हिस्सा नहीं करना है। पूरे वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr, तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से θ/360 से गुणा कर देंगे तो आपके चाप की लंबाई भी यहाँ से आ जाएगी। तो यही है वृत्त से रिलेटेड आपके फार्मूले। अब यही आपसे पूछ दिया जाए कि अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितने अंश का कोण बनेगा, 180। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहाँ पे 180 बटा कर देंगे 360, तो 1/2 हो जाएगा। वही आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि जो पूरे वृत्त की क्षेत्रफल है उसमें 2 से भाग कर दीजिए। अब 2 से भाग क्यों करते हैं, ये आपको रीजन पता हो गया कि 180/360 करेंगे तो 1/2 आएगा, वही 1/2 तो 2 से भाग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इतने वृत्त, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल ये 90 हो जाएगा। तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 360, मतलब 1/4। पूरे वृत्ति में 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 से, 2 से, 3 से कैसे भाग करते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। अब त्रिभुज से देखिए, त्रिभुज का एक सिंपल सा फार्मूला होता है। यदि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का फार्मूला आपको पूछा जाए कि वृत्त का, त्रिभुज का एरिया कितना होगा, तो उसमें 2 फार्मूले आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पे देखिए जो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में वो त्रिभुज पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलेंगे। अब देखिए ये होता क्या है, ट्रायंगल जो त्रिभुज होता है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कौन, समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं और समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या NTPC हो गया, SSC हो गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से पूछे जाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल से। तो चलिए पहले हम लोग 2 देख लेते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये अब देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में ये साइड और ये साइड बराबर हैं, और थर्ड आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। यदि आपको जनरल पूछा जाए कि किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया जाए, तो सिंपल सा फार्मूला है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई h। ये फार्मूला लगा देंगे तो कोई सा भी त्रिभुज हो तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। आधार कौन सा लेंगे, जिसकी ऊंचाई हमें लेनी हो, जिस आधार पे जो लंब ऊंचाई आएगा उसी को हम लोग आधार मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ एक लंबी रेखा खींचते हैं और ये रेखा इस पे लंब आती है, तो ये वाली आधार हो जाएगी और ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम लोग आधार मानेंगे। ये जो लंब होगा जिस रेखा पे होगा उसी को हम आधार मानना है,
और उसी को ऊंचाई मानना है। एक और जो कॉमन फार्मूला आता है वो हीरोज फार्मूला आता है, वो सब लोग जानते हैं कि अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यहाँ पे यस का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, ये यस का मतलब होता है। तो ये दोनों फार्मूला का कॉमन फार्मूला है, ये किसी भी त्रिभुज में आपका सेटिस्फाई हो जाता है और इससे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें साइड क्या है, ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पे ए और बी हो गया, ए और ए हो गया। अब देखिए इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, इसमें दो भुजाएं समान होंगी और तीसरी भुजा अलग होगी। इसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। अब देखिए इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो हो गया जनरल फार्मूला, तो इसका हम लोग छोड़ते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, अब इसी को ज्योमेट्री के रूप में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, तो उसको हम लोग ज्योमेट्री के सेक्शन में देखेंगे त्रिभुज को और डिटेल में। लेकिन जो मेंसुरेशन के सेक्शन में जो क्वेश्चन हमसे बनेंगे वो यही क्वेश्चन होंगे आपको निकालने वाले। तो ये फिगर तो हम लोग मिटा देते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज आए तो यही दो जो फार्मूला हमने लिखा था इसी फार्मूले से आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को हाइट पूछा जाए या आधार की लंबाई, अब इसमें एक चीज़ आपको देख लीजिए, एक चीज़ आपको जानना है। जैसे मान लीजिए कि ये हाइट हो गया, तो ये जो हाइट होता है ये दोनों, ये सामने वाली भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो हाइट है समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यही विषमबाहु त्रिभुज हो उसमें एक लंब रेखा आधार पे आएगी तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज है उस पर जो लंब रेखा होती है सामने वाली भुजा को एकदम इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड करेगी। तो मान लीजिए कि आपको ये b का वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा b/2 और ये भी कितना हो जाएगा b/2। इससे यदि मान लीजिए कि इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, जो ऊंचाई पूछा जाए तो ऊंचाई आप ऐसे निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, a² = h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर, तो इससे निकल जाएगा। तो ये भी फिगर को हम लोग मिटा देते हैं। इस फिगर में बस यही इतना था। अब तीसरे फिगर को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ देते हैं। अब देखिए तीसरे फिगर का एक तो जनरल फार्मूला है कि आधार का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसको निकाल सकते हैं। फिर हीरोज फार्मूला, और हीरोज फार्मूला जो है यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। आप लोग जो ए बी सी लिखा है वहाँ पे आप ए केवल लिखेंगे तो एस माइनस ए का क्यूब हो जाएगा। और उसी फार्मूले से एक और फार्मूले आपका जनरेट होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ पे देखिए √3/4 a², √3/4 a², ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं एनटीपीसी में और आने के भी चांसेज हैं। अब देखिए इसकी ऊंचाई यदि निकालनी हो, यहाँ पे ये ऊंचाई यदि कभी पूछ दे तो इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। यहाँ भी ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2, तो ये a/2 हो गया। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो ये 90 एंगल होगा और 90 एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे आपकी h की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप लोग निकालेंगे तो ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो आएगी √3/2 a, तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। अब देखिए समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक फार्मूला हो गया √3/4 a², ऊंचाई पूछा जाए तो √3/2 a। अब थोड़ा सा एक और इसका देख लेते हैं, इसमें कभी अंतःवृत्त और परिवृत्त से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं उसके फार्मूले को ही, उसके बाद इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। अब देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त कितना होता है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया
और ये पूछा गया कि इस सर्किल में जो त्रिज्या बनेगी उस आर की वैल्यू कितनी होगी। तो उसकी आर की वैल्यू होती है a/2√3। ए क्या होता है, भुजा होता है, भुजा में 2√3 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए तो परिवृत्त कैसे बनेगा, तीनों कॉर्नर को टच करते हुए एक वृत्त खींचिए और इसमें ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपसे पूछा जाए कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाए परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जाए तो ये कितना हो जाता है, a/√3। मतलब भुजा में √3 से भाग कर देंगे तो वो आपका परिवृत्त आ जाएगा समबाहु त्रिभुज में। अब इसे एक और लास्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इतना चांसेस तो नहीं है फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पे डाले गए लंब की लंबाई दे दें और पूछे कि वहाँ आपको निकालना हो क्या, उसकी भुजा की लंबाई। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, हो गया, यहाँ से किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पे एक लंब डाला जाता है, 3 लंब हो गए, तो ये L1, L2 और L3। तो पूछा जाए कि A की लंबाई कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A मतलब भुजा बराबर 2/3 L1 प्लस L2 प्लस L3, ये आपका फार्मूला होता है। तो समबाहु त्रिभुज से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इन्हीं फार्मूले से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे, तो इसको ज्योमेट्री के सेक्शन में देखेंगे। अब चलिए जो नेक्स्ट इसका फार्मूला बनेगा, जो नेक्स्ट इसका डायग्राम बनेगा 2D फिगर में, उसको हम लोग देखते हैं। अब त्रिभुज से रिलेटेड इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर देखते हैं, चतुर्भुज। अभी तक हम लोगों ने देखा वृत्त, त्रिभुज, अब चतुर्भुज पढ़ते हैं। चतुर्भुज इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब देखिए चतुर्भुज का सिंपल सा मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। तो जो पहला फिगर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा वर्ग, स्क्वायर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्क्वायर ये काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते होंगे, फिर भी हम लोग रिवाइज करते हैं। अब देखिए स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर की खासियत हम लोग जान लेते हैं पहले। स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ये और ये इक्वल होंगी और चारों साइड एक दूसरे पे क्या होंगी, लंब होंगी, ये एक दूसरे पे लंब होंगी, तो इसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। अब इसका एरिया आपसे पूछ जाए क्षेत्रफल, तो A²। फिर इसका परिमाप, तो परिमाप हमने शुरू में ही बताया, परिमाप मतलब 4A। 4A क्यों, चारों भुजाओं का योग, तो 4 बार A को जोड़ना है तो 4A हो जाएगा। इसका विकर्ण पूछ दिया जाए कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा। अब देखिए विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, विकर्ण का मतलब ये होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। अब विकर्ण बराबर ये D, तो ये हो गया A और ये क्या हो गया 90 एंगल। 90 एंगल का सामने का कोण क्या भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आपको आएगा √2A। अब देखिए जो वर्ग से रिलेटेड फार्मूले हैं ये 3 फार्मूले हैं, इसको हम लोगों ने देखा। अब चलिए इसके बाद जो आता है रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं। आयत दूसरा फिगर चतुर्भुज में। आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जो वर्ग होता है वो आयत हो सकता है, लेकिन जो आयत होता है वो वर्ग होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वर्ग की क्वालिटी क्या है, आमने सामने की भुजा पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए और एक दूसरे पे 90 एंगल बनाना चाहिए। इसमें एक दूसरे पे 90 एंगल बना रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं,
लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको आयत बोलेंगे। तो यहाँ पे इसकी लंबाई l मानते हैं और इसको b मानते हैं चौड़ाई। तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, l लंबाई गुणे चौड़ाई होता है l इंटू b। अब इसका परिमाप निकाला जाए, परिमाप, तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा, देखिए परिमाप मतलब आउटर बाउंड्री का योग, तो यहाँ भी l होगा और यहाँ भी b होगा। अब देखिए l को 2 बार जोड़ेंगे फिर b को 2 बार जोड़ेंगे, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2l प्लस b, हो गया। और फिर इसका विकर्ण भी आप लोग निकाल लेंगे। विकर्ण क्या, विकर्ण ये हो गया, ये d, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, तो यहाँ पे जो विकर्ण आएगा l² प्लस b², ये आयत का फार्मूला हो गया। अब चलिए हम लोग एक देखते हैं समचतुर्भुज, जो रोम्बस से जिसको इंग्लिश में हम लोग रोम्बस कहते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए रोम्बस जो समचतुर्भुज होता है, वर्ग का ही एक दूसरा रूप होता है। वर्ग में क्या होते हैं, जो भुजा होती हैं एक दूसरे को 90 एंगल पे काटती हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, वो एक दूसरे को 90 एंगल पे नहीं काटती हैं, लेकिन उसकी भी खासियत यही होती है कि उसमें जो चारों साइड होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको फिगर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए फिगर होता है ये, जैसे ये वर्ग है, वर्ग को थोड़ा सा आप तिरछा कर दीजिए तो फिगर आपका कुछ ऐसे बन जाता है, फिगर आपका कुछ ऐसे बन जाता है। यही वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो फिगर आपका ऐसे बनेगा, और इसी को हम लोग समचतुर्भुज या रोम्बस कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, रोम्बस ये, अब यहाँ पे हम लोग समझने हैं, ये जो साइड है इनकी हमेशा बराबर होगी क्योंकि ये वर्ग का ही रूप है, लेकिन इसके बीच में दो भुजा के बीच में 90 एंगल कोण नहीं बनेगा, इसको हम लोग क्लियर रखेंगे। अब यहाँ पे ये विकर्ण हो गया इसका, और ये दूसरा विकर्ण हो गया। इसमें एक खासियत ये है कि जो इनका विकर्ण होगा हमेशा 90 एंगल पे कट करेगा, एक दूसरे को 90 एंगल पे कट करेंगे। ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। अब इसका एरिया पूछा जाए, यहाँ पे पहले नाम लिख लेते हैं, समचतुर्भुज, इसको इंग्लिश में रोम्बस कहेंगे। अब देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल 1/2 D1 बटा D2। D1 और D2 क्या है, विकर्ण है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, ये हो गया। अब पूछ दिया जाए कि विकर्ण और भुजा में क्या संबंध है, तो विकर्ण और भुजा में संबंध आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 90 एंगल है और ये D2 है और ये D1 है, तो 90 एंगल के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो भुजा होगा, भुजा A = आता है √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटा 2। तो ये रिलेशन आपका मिलता है इसके विकर्ण और भुजा में, ये आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये रोम्बस से फार्मूला यही दो आपको बनेंगे, और यही दो फिर जब इसको और डिटेल में पढ़ना होगा तो ये ज्योमेट्री का पोर्शन बन जाएगा। तो जब भी मेंसुरेशन में हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं दोनों फार्मूले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। देखिए समचतुर्भुज तो देख लिए, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज ये आयत का बिगड़ा हुआ रूप है, जो रोम्बस था समचतुर्भुज वो वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप था, ये आयत का बिगड़ा हुआ रूप है। इसमें भी जो आमने सामने की भुजा होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी और बराबर होंगी, लेकिन इसमें आयत से अलग क्यों है, क्योंकि जो इसके दोनों भुजाओं के बीच में 90 एंगल का कोण नहीं बनता है। तो इसकी हम ऊंचाई एरिया निकालना हो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया H1, इसकी लंबाई L हो गई,
और ये पूरा क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ से फिर हम एक हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम लोग H2 मान सकते हैं। हाइट हमेशा 90 एंगल पे कट करता है। अब देखिए इसका एरिया आपको निकालना हो तो एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, जिस लंबाई को लेंगे, जिस आधार पे, जिस रेखा पे वो 90 एंगल का कोण बनता है उसकी लंबाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए जो H1 है इस रेखा पे 90 एंगल का कोण बना रहा है तो L इंटू H1, यही आपका फार्मूला होगी। इसके बराबर क्या होगा, यदि ये हाइट दिया हो और ये आपको दिया गया हो तो आपका हो जाएगा B इंटू H2, यही इसका फार्मूला बनता है समांतर चतुर्भुज का। बाकी और डिटेल इसको ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे। एक लास्ट फिगर जो 2D फिगर में आता है उसको देखिए, वो क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आप शायद पढ़े होंगे कि जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, इसको समलंब चतुर्भुज, अब देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहेंगे। तो इससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसको देख लीजिए। पहले फिगर देख लेते हैं कि फिगर की क्वालिटी क्या होती है। फिगर आपका इसमें कई टाइप के फिगर बन सकते हैं, लेकिन फिगर में एक ही चीज़ खासियत होती है, इसमें जो दो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो देखिए इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और इसके बीच की दूरी को ही हम ऊंचाई कहते हैं। तो ये हो गया ऊंचाई। यदि इसको हम a मानते हैं इस पूरी दूरी को, और इसको हम लोग b मानते हैं b, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 a + b गुणे h। ये काफ़ी कॉमन फार्मूला है। ए बी क्या है, समांतर चतुर्भुज का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उसमें समांतर भुजाओं में कितनी डिस्टेंस है उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 1/2 a + b गुणे h। तो ये हमारा 2D फिगर का जितना भी फिगर बन सकता है उन सारे को हमने देखा कैसे फिगर बनता है और कैसा उसका फार्मूला होता है। चलिए हम लोग 3D जो फिगर है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये 2D फिगर में जितना A to Z फिगर आपको आएगा जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं NTPC में या ग्रुप डी में आने वाले हैं, तो वो सारे कवर हमने कर दिया। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस जब करेंगे तो उसमें आपको हम समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है और कैसे फार्मूले को हमें देखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।